बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो वाकई लेट हुई, 2 हफ्ते तकरीबन हो गए हैं और उसकी वजह ये थी कि पहले तो मेरी कमर में थोड़ी तकलीफ़ रही, उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस थे और सबसे आखिर में मेरी सिस्टर्स की, एक बड़ी सिस्टर थी, उनकी डेथ हो गई। तो उस वजह से हम उसमें बिज़ी हो गए और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है आजकल, जिसकी वजह से दिल ही नहीं चाहा कि मैं टाइमली थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करूं और वीडियो बनाऊं। लेकिन आज जैसा भी है, मैंने कहा कि आज तो हर सूरत में वीडियो बनानी है। तो इंशाल्लाह आगे छुट्टियां आ रही हैं कोर्स में, तो जल्दी जल्दी कुछ वीडियोस तैयार कर लूँगा, फिर उनको अपने अपने टाइम पे अपलोड कर दूँगा आपकी खिदमत में। तो जनाब अली, चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हम आर्टिकल 20 पढ़ चुके थे, जिसमें मजहबी आज़ादी और उस हवाले से थोड़ी बात हुई थी। तो आज चलते हैं। आज हम जनाब डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21, 22, 23, 24 और 25। तो सबसे पहले चलते हैं आर्टिकल 21 की तरफ। ये जनाब ये आर्टिकल ऐसा है जो ये कहता है कि वो कोई भी शहरी जो है उसको मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो किसी ऐसे मजहबी इदारे के लिए कोई ख़ास टैक्स दे या कंट्रीब्यूशन दे जो उसका अपना ना हो। इसके लेमैन की लैंग्वेज में मैं ये कह सकता हूँ कि बूटा मसीह को हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप जो है ना फलां मदरसा बन रहा है उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दो या कोई ख़ास स्पेशल टैक्स दो। और आर्टिकल 21 का चूँकि एक ही वो है, पहला है, आगे आर्टिकल 22 है। वो ये कहता है कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान या कोई भी शहरी पाकिस्तान का, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो किसी दूसरे मज़हब की किसी मजहबी सेरेमनी में हिस्सा ले। या मिसाल तौर पे फिर वही बूटा मसीह की मिसाल में दूंगा कि बूटे मसीह को ये नहीं कहा जा सकता कि फ़लाँ मुसलमान का जनाजा जा रहा है तुम इसके जनाजे में शिरकत करो और जनाजा पढ़ो। तो ये उस तरह की मतलब आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो मजहबी सरमनियाँ या वो मजहबी रिचुअल्स अदा करे जो उससे मज़हब से मुताबिकत ना रखते हों या जो किसी दूसरे मज़हब से तल्लुक़ रखते हों। आर्टिकल 22 का जो पैरा 2 है, उसका लुग़वी ये है कि किसी भी मजहबी इदारे को अगर कोई कंसेशन हासिल है या टैक्स में कोई छूट हासिल है तो ये तमाम मजहबी इदारों को हासिल होंगी। किसी एक मुंतखब शुदा किसी इदारे को आप मजहबी यानी कोई ख़ास कंसेशन दे दें, या उसका मिसाल तौर पे आप कहते हैं जी तमाम चर्चों की बिजली जो है वो फ्री होगी, मिसाल है, तो फिर वो ये होगा कि वो तमाम चर्चों की बिजली फ्री होनी चाहिए। और इसी तरह तमाम जो आपके दूसरे इदारे हैं, जैसे कोई मंदिर है या कोई गुरुद्वारा है या कोई मस्जिद है, तो उसकी भी बिजली फ्री होनी चाहिए। यानी मजहबी इंस्टीट्यूशन को जो है ना आप तमाम कंसेशंस और टैक्स में छूट अगर देनी है तो वो बराबर देंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे किस मज़हब को दी उस मज़हब को नहीं। आर्टिकल जो है जी 22(3) यानी 22 आर्टिकल का पैरा 3, और उसमें फिर ए और बी दो हैं। ए जो है जी वो ये कहता है कि तमाम मजहबी तालीमी इदारे वो अपने शागिर्दों को हर तरह की तालीम देने में आज़ाद होंगे। मसलन आप एक मिशनरी चर्च है, उसमें कोई अगर तालीम भी होती है तो उनको आप ये कह सकते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी की तो तबलीग करें, लेकिन आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि भाई स्टार्ट में आप जो है ना कुरान भी पढ़ाओ। इसी तरह किसी गुरुद्वारे में अगर कोई सिखों की कोई पाठ पढ़ाए जा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब के, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप ये भी पढ़ाओ।
और आर्टिकल 22(3) का जो बी है वो ये कहता है कि तमाम जो एजुकेशनल इदारे हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हैं उनमें भी आप एडमिशन इस बेस पे रोक नहीं सकते कि जनाब इसमें सिर्फ मुसलमानों का दाखिला होगा, जो यानी सरकारी इदारे जो हैं जिनको पब्लिक फंडिंग होती है, जैसे स्कूल हैं, हम देखते हैं हमारे स्कूलों में क्रिश्चियन बच्चे ही पढ़ रहे होते हैं, अगर वहाँ पर कोई हिंदू या कोई ऐसी फैमिली हो सिंध में जैसे कि हिंदू हैं तो वो भी उसमें दाखिला ले सकते हैं। उनको आप ये मजहबी बुनियाद पर रोक नहीं सकते कि भाई चूंकि आप हिंदू हो तो आप इसमें ना आया करो। अब आगे जो 22 का पैरा 3 है वो कहते हैं कि कोई भी जो पब्लिक अथॉरिटी है वो इस बात पे अब देखें ना, ये एक बड़ा परेशान कौन बात है कि हमारे यहाँ जो लफाजी है वो बहुत ज़्यादा है। लफाजी से मुराद कि जो अल्फाज है यानी लफ्ज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा वो जो है ना हेर फेर कर दिया जाता है। अभी मिसाल तौर पे आप इसी की लैंग्वेज को अगर आप देखें, पैरा 4 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट एनी पब्लिक अथॉरिटी फ्रॉम मेकिंग प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। ये एक अजीब सा मतलब पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाता है। यहाँ अगर आप सिंपली लिख दें कि पब्लिक अथॉरिटी जो है वो सबको, सब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उन और जो क्लासेस मतलब जो डिप्राइव्ड हैं उनको आगे लाएगी और उनको तरक्की देगी। इसमें मतलब है आप ये भी लिख सकते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी शैल मेक एफर्ट्स टू अप ब्रिंग बैकवर्ड क्लास। तो यानी बहुत ज़्यादा नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द पब्लिक अथॉरिटी टू मेक प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द नेग्लेक्टेड क्लास। बजाय ये कहने के आप कहेंगे पब्लिक अथॉरिटी एज फार एज पॉसिबल विद इन दी लिमिटेशंस एंड ऑब्लिगेशंस एंड मीन्स ऑफ द स्टेट, यानी रियासत के ज़राए को मद्देनज़र रखते हुए वो कोशिश करेगी कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, चाहे वो सोशली बैकवर्ड हैं चाहे वो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, उन्हें आगे लाया जाए, उनको तरक्की दी जाए। तो बजाय एक्टिव वॉइस करने के उन्होंने इसको पैसिव वॉइस कर दिया और ये लिख दिया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द पब्लिक अथॉरिटी टू मेक प्रोविजंस। अब देखें ना कितना लंबा सेंटेंस हो गया। अब आप अगर ये कहें कि जी द पब्लिक अथॉरिटी शैल मेक एफर्ट टू अप ब्रिंग दी नेग्लेक्टेड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस, तो ये एक हमारे आइन में प्रॉब्लम है कि बजाय चीज़ों को सिंपल करने के उनको बड़े लंबे चौड़े तरीके से कहा गया। अब देखिए अमेरिका का जो आइन है वो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी स्टेट है और उसका आइन बड़ा शॉर्ट सा है, छोटा सा आइन। हमारे यहाँ स्टेट हमारी इतनी बड़ी नहीं है और लेकिन उसका आइन जो है ना वो बड़ा कम्बरसम और बड़ा जो है भारी भरकम आइन है। तो चलें, ये तो एक वो था। आर्टिकल जो है 23 जो है वो प्रॉपर्टी के बारे में है कि हर शहरी जो है वो आज़ाद है कि वो जो है प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पे वो प्रॉपर्टी ले सकता है, होल्ड कर सकता है और उसको अपनी मर्जी से डिस्पोज ऑफ कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। और इसके बाद जो है जी आर्टिकल 24 आ जाता है सीधा सीधा। अब आर्टिकल 24 का जो पैरा 1 है और जो पैरा 2 है, आप ये समझिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बड़ा मज़ेदार मतलब लफाजी की जो मैंने बात की। तो आर्टिकल 24 जो है वो कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी बंदे को उसकी जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता मासवाए कि जब कानून इजाज़त देता हो। और आर्टिकल उसी का पैरा 2 कहता है नो प्रॉपर्टी शैल बी कंपल्सरीली एक्वायर्ड और टेकन पोजीशन ऑफ सेव फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एंड सेव एज फार एज प्रोवाइडेड इन द लॉ। अब ये देखिए ना, एक ही बात को 2 दफ़ा कह दिया गया कि हर इंसान जो है उसकी यानी कोई भी बंदा जो है वो प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जाएगा और अगले में कह दिया कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी बंदे से ले नहीं जाएगी। देखिए एक ही बात है, एक ही बात को 2 तरीके से क्यों कह रहे हो, एक दफ़ा एक्टिव वॉइस में एक दफ़ा पैसिव वॉइस में। एक दफ़ा वो बंदा सब्जेक्ट बन गया, दूसरी दफ़ा प्रॉपर्टी सब्जेक्ट बन गई, एग्जैक्टली द सेम वे।
No one shall be deprived of his property save in accordance with law. No property shall be compulsorily acquired or taken possession of save for public interest or for the in case of any law and etc. तो ये एक ही चीज़ को दो पैरों में, एक को इस तरीके से एक को उस तरीके से कह दिया गया। अब चलते हैं इनके पैरा 3 की तरफ। तो 23 आर्टिकल का पैरा 3 जो है वो इनफैक्ट पैरा 3A से F तक जो है ना, इसके सब क्लास वो सब की सब फजूल हैं। जब आपने शुरू में कह दिया कि किसी इंसान को, किसी शहरी को उसकी जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी अगर कोई लॉ ये कहता है कि इसको इसकी प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाए तो वो कर दिया जाएगा। जैसे कोर्टों में डिक्रेटल अमाउंट की सेटिस्फाई करने के लिए, डिग्री को जारी करने के लिए आप प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं। इसहाक डार साहब की प्रॉपर्टी जैसे अटैच हुई, ऑक्शन हुई। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी जो है वो नहीं ली जाएगी किसी शहरी से, मासवाए की पब्लिक इंटरेस्ट हो या वो कोई कानून उसको प्रोटेक्ट, कानून ये कहता हो कि ये प्रॉपर्टी ले लीजिए। मिसाल तौर पे किसी प्राइवेट घर में कोई कुआं खोदा जा रहा था और उसमें ऑयल निकल आया, गैस निकल आई, तो ऐसी प्रॉपर्टी को उस नेशनल ग्रिड में लाने के लिए, नेशनल नेटवर्क में लाने के लिए स्टेट वो प्रॉपर्टी जो है वो अक्वायर कर सकती है, लेकिन उसके बदले में उसको वो कंपनसेशन देगी। अब आगे हम चलेंगे, जैसे ये तो मैं लफाजी की बात थी। अब जो पैरा 3 है वो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ permitting the compulsory, any law permitting taking over, any law relating to acquisition, administration, any law providing for the taking over of management, any law providing for the acquisition of any class of property or the purpose। देखिए, एक दफ़ा जब आपने ये बात कह दी कि कोई भी प्रॉपर्टी इस नहीं ली जाएगी मासवाए इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो फिर आगे अलग अलग कहना कि जी कोई कानून जो ये इजाज़त देता हो, कोई कानून जो ये कहता हो, तो इस तरह मतलब है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसको जितना सिंपल, जितना शार्ट रखेंगे इतना अच्छा होगा। और आगे अपने ही आर्टिकल को, अपने लास्ट पैरा F में ये आर्टिकल कहता है कि एनी एग्जिस्टिंग लॉ और एनी लॉ मेड इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 253। अब आर्टिकल 253 हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अपनी एक वीडियो में। आर्टिकल 253 ये कहता है कि पार्लियामेंट जब चाहे किसी भी प्रॉपर्टी की मैक्सिमम ओनरशिप पे हद लगा सकती है, और 2 दफ़ा लगी भी लेकिन उसको इफेक्टिव नहीं किया जा सका, तो बाद में वो अनइस्लामिक डिक्लेयर हो गई। और ये दोनों प्रोविजन जो हैं 253 की जो दो पैरे हैं, एक में एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है और दूसरे में इंडस्ट्री या बिजनेस है। यानी आप स्टेट जो है उसको इख्तियार नहीं है कि वो किसी की ओनरशिप पे एक सीलिंग लगा दी कि भाई इतनी तो आप एक्वायर कर सकते हैं या रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब इसमें वो भी चीज़ आ गई कि जी बंदे को प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जा सकता, प्रॉपर्टी बंदे से नहीं ली जा सकती मासवाए लॉ के मुताबिक। और उसमें फिर उन्होंने ये भी डाल दिया कि वो जो 253 में जो बात लिखी हुई है उसको भी ये आर्टिकल हर्ट नहीं करेगा। उसके बाद इसका आखिरी सब पैरा है पैरा 4। ये बहुत ख़तरनाक है। एक जमहूरी मुल्क जो अपने आप को जमहूरी मुल्क कहे, उसके आइन में ऐसी बात का होना इंतहाई अफसोसनाक है। और वो ये है जनाब, द एडिक्वेसी और अदरवाइज ऑफ एनी कंपनसेशन प्रोवाइडेड फॉर बाई एनी सच लॉ एज इज रेफर्ड टू इन दिस आर्टिकल और डिटरमिन्ड इन परसुएंस देयरऑफ शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। अब ये इतनी बड़ी लफाजी आपको समझ में नहीं आएगी, मैं सीधे लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी को किसी कानून के तहत एक्वायर किया जाना हो और वो लॉ के मुताबिक सही हो और उसकी कंपनसेशन देनी हो, तो वो कंपनसेशन की जो एडिक्वेसी है यानी उसका सही होना है या वो सही नहीं है, ये सवाल किसी कोर्ट में नहीं उठाया जा सकता। अब देखें कितनी अफसोस की बात है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि किसी बंदे को प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जा सकता, पैरा 2 में कह रहे हैं कोई प्रॉपर्टी किसी बंदे से ली नहीं जा सकती।
अब अगर लेना कानून के मुताबिक अगर उसका ले लेना ज़रूरी है तो उसकी कंपनसेशन भी एडिक्वेट होनी चाहिए ना। फिर आपने कहा कि इसकी एडिक्वेट होने या ना होने के बारे में किसी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। किसी जमहूरी मुल्क में आइन में ऐसी कोई क्लास का होना इंतहाई अफसोसनाक है। ठीक है, आपने जहाँ मार्शल लॉ को वैलिडेट किया, आपने लिख दिया कि इनके दौरान जो काम हुए हैं वो आप हम उनको वैलिडेट कर रहे हैं, लेकिन किसी कोर्ट में उसको एजिटेट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ तो आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, और फंडामेंटल राइट्स में ही तो कोर्ट्स का जुडिशल फोरम्स दिए गए हैं कि आपको अगर आपका घर ले लिया गया इस बेस पे कि उसके नीचे सोने का ख़जाना निकल आया है, या कोई गैस निकल आई है, या उसके सेन में कोई कुआं खोदा उसमें से ऑयल निकल आया, तो आप जनाब स्टेट तय करेगी कि उसकी कितनी कंपनसेशन होनी चाहिए, और उसको किसी कोर्ट में एजिटेट नहीं किया जा सकता। ये इंतहाई अफसोसनाक है, ये नहीं होना चाहिए। आगे आगे जी आर्टिकल 25 जो आज का हमारा आखिरी आर्टिकल है जिसको आज हमने पढ़ना है, इसमें लिखा है कि ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड ऑल आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ऑफ कोर्स कानून एक जैसा अप्लाई होना चाहिए। अब चूंकि सिटीजन में मेन और वुमेन भी आ जाती हैं, तो इसके पैरा 2 में उन्होंने लिखा है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन एज टू ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। अब देखिए जो वर्ड सेक्स है, आपको पता है कि ये वर्ड जो है ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, ना ये फॉर्मल है। मेरे हिसाब से यहाँ पर वर्ड जेंडर होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा महज़ब भी है और फॉर्मल भी है, और इस वर्ड के साथ जो मतलब है कि बैडनेस नज़र आती है, बुराई सी नज़र आती है, वो हट जाती है। ये इस तरह होना चाहिए देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो हमारे आइन बनाने वालों ने, लिखने वालों ने, ड्राफ्ट करने वालों ने इसको सेक्स लिख दिया, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। इसकी जगह जेंडर हो तो वो ज़्यादा फॉर्मल है और वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और बहुत अच्छा है। तो इसके साथ एक वर्ड एलोन भी था, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एलोन, यानी ये एलोन फिर बाद में एक अमेंडमेंट करके वो हटा दिया गया और सिर्फ सेक्स रह गया। तो ये वर्ड गलत है, इसकी जगह जेंडर होना चाहिए और ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और इसके जो पैरा 3 है, आखिरी पैरा 3, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब ये फिर वही बात आ गई कि भाई इस आर्टिकल में कुल 2 तो पैरे हैं। एक में कहते हैं कि तमाम शहरियों पे कानून बराबर लागू होगा, दूसरे में कह रहे हैं कि जेंडर के ऊपर किसी को यानी वो जेंडर कोई भी हो वो शहरी ही होंगे। कहना वो ये चाह रहे हैं कि शहरियों का मतलब है मेन एंड वुमेन, लेकिन उन्होंने उसको इस तरह कहा देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, जबकि उन्हें जेंडर चाहिए। और आखिर में कह रहे हैं नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट। अब मुझे बताएं कि इस आर्टिकल में है क्या जो स्टेट को प्रिवेंट करेगा कि वो स्पेशल प्रोविजंस वुमेन और मेन की प्रोटेक्शन के लिए ना बनाए। यानी ठीक है, अभी एक रिसेंटली 2020 में एक आर्डिनेंस आया है जिसमें रेप केसेस और इस तरह के जराइम विद चिल्ड्रन उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स भी बनी है, स्पेशल लॉ आ गया है। लेकिन इसमें इस तरह नहीं लिखना चाहिए कि नथिंग शैल स्टॉप दी, नथिंग शैल प्रिवेंट द स्टेट, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट। आप लिखें स्टेट कैन मेक स्पेशल लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी घुमा फिरा के बात मत करो, बात सीधी करो जिसमें नजर आए कि किसने क्या करना है। तो ये आज की मेरी सबमिशंस। इसमें हमने लफाजियों के ऊपर बात की कि कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लफाजी है और बजाय कि वो सीधी तरह बात की जाए, बात को घुमा फिरा के किया जाता है। और हमने कहा कि वर्ड सेक्स जो है वो इस तरह से निकाल देना चाहिए और उसकी जगह जेंडर आ जाना चाहिए। और इसी तरह हमने शुरू का जो आर्टिकल था जो प्रॉपर्टी के बारे में था कि जब एक दफ़ा आपने शुरू में कह दिया कि कानून इजाज़त देगा तो किसी को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम किया जाएगा, या प्रॉपर्टी ली जाएगी तो वो उस हिसाब से ली जाएगी
कि अगर कानून इजाज़त देगा और उसकी कंपनसेशन दी जाएगी। उसके बाद एक लंबी लिस्ट है कि ऐसी प्रॉपर्टी वैसी प्रॉपर्टी, और एंड पे ये कह दिया जो कि इंतहाई खतरनाक बात है कि अगर स्टेट कोई प्रॉपर्टी लेगी तो उसकी कंपनसेशन जो भी वो देगी उसकी एडिक्वेसी यानी उसके सही होने या ना होने के बारे में कोई किसी कोर्ट में सवाल रेज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे गांव से सड़कें निकलती हैं, उनकी ज़मीनें ख़राब हो जाती हैं, वो कल्टिवेटेबल नहीं रहती। अच्छा, वहाँ से गैस पाइप निकलते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो उसकी अगर वो कंपनसेशन एक तो गवर्नमेंट तय करती है, आपको पता है सरकारी रेट एक होता है, एक मार्केट रेट होता है, और उसके बारे में ये कहना कि इसको कोर्ट में एजिटेट नहीं किया जा सकता, मेरे हिसाब से ये गलत है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि एक सड़क हमारे गांव से निकली थी और उसके बारे में वफाकी मुतसिब तक को एजिटेट किया गया था। आई डोंट नो कि किसी कोर्ट को एजिटेट किया गया था या नहीं, क्योंकि उन्होंने लैंड की कीमत दे दी थी और हमारा कंसर्न ये था कि चूंकि हर साल हम इस पर यील्ड होती थी हमारी कुछ ना कुछ, तो उसकी भी कोई कंपनसेशन होनी चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। लैंड की कॉस्ट तो ठीक है, लेकिन हम आइंदा हमेशा के लिए उस यील्ड से भी महरूम हो जाएंगे जो एनुअली हमें उससे आती है। तो ये आइन के अंदर ऐसा लिख देना मेरा ख्याल है वो गलत है, और वर्ड सेक्स को हटा के वहाँ जेंडर कर देना चाहिए, और अननेसेसरी जो लफाजियाँ हैं वो ख़त्म कर देनी चाहिए। लफाजियाँ तो जो हैं ये तो हमारे आखिरी आर्टिकल तक चलेंगी, लेकिन दो एक चीज़ें हमने आज आपके साथ शेयर की हैं आइन के अंदर, वो गलतियाँ हैं और इंशाल्लाह वो ठीक होंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो ऑब्जर्वेशन मेरी हैं ये क्या है, क्या वर्ड सेक्स होना चाहिए, उसकी जगह जेंडर होना चाहिए। और इसी तरह और भी जो मैंने सवाल रेज़ किए हैं, अगर आप लोग जवाब देंगे, अपनी राय का इज़हार करेंगे, तो मुझे अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना, अपने फैमिलीज़ का, दोस्तों यारों का, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।